हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑन टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 22 ऑफ सितंबर करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। गाइस बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, आरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बैच ग्रुप चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में, आप सभी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और सभी को एग्जाम देने के लिए आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाएगी। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पीरियड ग्रुप चल रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में। तो ये कहा जा रहा है कि 7 स्टेट्स ने सेंटर के द्वारा जो बनाया हुआ क्राइम पोर्टल था उसमें कोई डेटा ही नहीं दिया। यानी कि 7 स्टेट्स ने मना कर दिया कि भाई हम अपने राज्य में जो भी हमारे यहाँ पे घटनाएं घटित हुई हैं, हम वहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं करेंगे, आपने जो पोर्टल बनाया है। तो एटलीस्ट 7 स्टेट्स यानी कि 7 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, हैव गिवन द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का मतलब हुआ कि यानी कि कोई भी आप ध्यान ना देना किसी की चीज़ पे, टू द सेंटर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म meant to share information and coordinate action among law enforcement agencies। तो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं यानी कि वो संस्थाएं हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देश के अंदर लॉ एनफोर्समेंट का काम करती हैं, जैसे कि आईबी है, पुलिस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है यानी कि प्रवर्तन निदेशालय है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी कानून व्यवस्था को निर्धारित करने का काम करती है, तो उसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ने मना कर दिया है। सीरियस क्रिमिनल इंसिडेंट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग डेटा शो। द क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, जिसको 2020 में लॉन्च किया गया था, 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स 24/7 विद वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड इंश्योर सीमलेस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग देम। तो एक सीमलेस इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए इसको बनाया गया था, क्रीमैक को, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर 2020 में बनाया था एमएचए ने। एप्लीकेशन कौन रन करता है? ये एनसीआरबी रन करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसका काम क्या है, जिसका एम है टू हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इंसिडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो कौन कौन लोग हैं यानी कि कौन कौन से राज्य वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपना डेटा शेयर नहीं किया है? तो वेस्ट बंगाल जो कि अपोजिशन का है, आंध्र प्रदेश भी, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इन लोगों ने कोई भी सिंगल अलर्ट अपलोड नहीं किया है क्रीमैक पे, जब से पोर्टल को मार्च 2020 से लॉन्च किया गया था। दिल्ली, असम और हरियाणा ने अपलोड किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ अलर्ट्स ऑन द पोर्टल। तो ये अच्छी बात है, दिल्ली ने, असम ने और हरियाणा ने सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ इस पोर्टल पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अलर्ट्स जो जारी किए हैं वो इन 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया है, विच इंक्लूडेड इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलीज ऑफ अ हार्डेंड क्रिमिनल फ्रॉम जेल। यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन होगी, मान लेते कोई आपने बहुत ही कड़ा कोई मुजरिम है, उसको अगर आपने छोड़ दिया है जेल से, उसके बारे में भी, कोई घटना घटित हुई है उसके बारे में भी, यानी सारी तरह की इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पे अपलोड होती हैं। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है आरबीआई और सरकार के बीच में कि जो डाइवर्जेंस है, यानी कि आरबीआई कुछ कह रहा है और सरकार कुछ कह रही है, तो इसके बीच में जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके लेकर जो भी मतभेद है 2 लोगों के बीच में, आरबीआई के बीच में और सरकार के बीच में, उसको बारे में देखते हैं। तो रिसेंटली देखा गया है कि एक डाइवर्जेंस हो रहा है व्यूज़ में, यानी कि विचारों में, सरकार के और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी एक्शन पे। आरबीआई का मेन मुद्दा ये है या मेन उद्देश्य ये है, आरबीआई जो किसी भी देश की अगर हम बात करें, अगर हम भारत की बात करें, इसमें पर्टिकुलरली भारत की बात करें, तो आरबीआई का 2016 के बाद से, जब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई है, मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट आया है, तब से जो आरबीआई का काम है वो ये है देश के अंदर इन्फ्लेशन को चेक करना। यानी कि देश के अंदर महंगाई नहीं होनी चाहिए, महंगाई को 4% ±2% तक ही सीमित रखना है, ये मुख्य उद्देश्य है आरबीआई का। अब सरकार
अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की वजह से देश के अंदर कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, यानी कि जो बेरोजगारी है उसका दर भी बढ़ता है। सरकार चाहती है कि बेरोजगारी ना बढ़े, लोगों के हाथ में खूब पैसा हो, लेकिन आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। तो यानी कि दोनों के बीच में जो सोच है, दोनों की सोच में कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है। तो आरबीआई टूक स्टेप्स टू कंटेन इन्फ्लेशन एंड स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अगर आरबीआई इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करेगा, मुद्रास्फीति दर को कम करने की कोशिश करेगा, तो इसके वजह से क्या होगा कि वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जो आर्थिक विकास हो रहा है किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ये सरकार नहीं चाहेगी। तो ट्रेड ऑफ क्या हो रहा है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में? अगर हम देखें, किसी भी इकोनॉमी में दो ओवरवेलमिंग कंसर्न्स होते हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए, यानी कि जो भी नीति बनाते हैं पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए उनके सामने क्या चुनौतियाँ आती हैं। पहली बात तो ये है कि उनको प्रमोट करना है फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि वहाँ पे आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से होना चाहिए। दूसरा, वे चाहते हैं कि मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, और वहाँ पे जो कीमतें हैं, चीज़ों के जो दाम हैं वो भी स्टेबल रहें, यानी कि ग्रोथ भी हो और दाम भी स्टेबल रहें। ये दोनों चीज़ें एक साथ कर पाना बहुत मुश्किल है। इफ़ फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स विद अ हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, अब मान लेते हैं किसी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से हो रही है, लेकिन इस वजह से अगर इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, यानी कि महंगाई का दर भी बढ़ गया, तो दिक्कत है। देन इट अंडरमाइंस फ्यूचर ग्रोथ इन टू ब्रॉड वेज। इसकी वजह से क्या होगा, जो भविष्य में होने वाली जो ग्रोथ थी उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाएंगी। तो उसके वजह से क्या रुकावटें आएंगी अगर हम देखें, तो पहली बात तो ये होगा कि हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो कंज्यूमर है, यानी कि जो उपभोक्ता है, उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से। तो इफ़ प्राइसेस आर राइजिंग फास्ट, पीपल विल बाय थिंग्स टुडे रेदर देन वेट फॉर टुमारो। मान लेते हैं अगर किसी चीज़ के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उपभोक्ता ये सोचेंगे कि भाई आज ही सामान खरीद लो, क्योंकि कल तो उसके दाम महंगे हो जाएंगे, तो वो चाहेंगे कि हम आज ही सामान खरीद लें। और दूसरा, प्राइसेस राइज फास्टर बिकॉज एवरीवन स्टार्ट्स डिमांडिंग गुड्स टुडे इवन व्हेन दे डू नॉट नीड देम। और अब क्या होगा कि जिन लोगों को उस सामान की ज़रूरत भी नहीं है, वो भी ज़बरदस्ती सामान खरीदना शुरू कर देंगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको ये डर है कि कल को इसके दाम बढ़ जाएंगे तो उनको महंगा मिलेगा, इसलिए क्यों ना आज ही खरीद लें। और जब वो ये सोचेंगे तो इससे क्या होगा कि प्राइसेस जो हैं और तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी करनी है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी इकोनॉमी में ग्रोथ भी करें और इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी कर लें। तो कंज्यूमर बिहेवियर के बाद अगर इन्फ्लेशन की वजह से जो प्रोड्यूसर है, यानी कि जो निर्माता है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आता है, उत्पादक जो कर रहा है, जो उत्पाद को उत्पादक कर रहा है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है उसको देखते हैं। तो इफ़ द प्राइस ऑफ इनपुट्स राइजेस फास्ट, इट कैन ईट इनटू द प्रोड्यूसर्स प्रॉफिटेबिलिटी। मान लेते हैं जो इनपुट है, जो रॉ मटेरियल आप चीज़ों में डाल रहे हैं चीज़ों को बनाने के लिए, मान लेते हैं रॉ मटेरियल के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या दिक्कतें होंगी। रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो प्रोड्यूसर है, जो निर्माता है, उसका जो प्रॉफिट होगा कहीं ना कहीं वो भी कम हो जाएगा। इफ़ द प्रोड्यूसर पासिस ऑन द हायर प्राइसेस टू कंज्यूमर्स एंड नॉट एवरी प्रोड्यूसर इज इन अ पोजिशन टू डू दैट, इट कैन ब्रिंग डाउन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। और मान लेते हैं क्या होता है कि अगर रॉ मटेरियल की वजह से चीज़ें बढ़ रही हैं, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अल्टीमेटली उस चीज़ की जो प्राइसिंग होगी वो लोगों पे डाल देगा, यानी अपने प्रोडक्ट का जो दाम है वो बढ़ा देगा। अगर पहले डेयरी मिल्क की चॉकलेट 10 रुपये की आया करती थी और पीछे से आने वाली चीनी या जो शुगर है और कॉफ़ी है, मान लेते हैं वो महंगी हो रही है, तो वो जो चॉकलेट 10 रुपये की थी वो बढ़कर 12 रुपये की या 15 रुपये की हो जाएगी। तो अगर वो 12 रुपये या 15 रुपये की चॉकलेट हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा कि अब यहाँ तो वो ये कर सकता है कि उसके दाम बढ़ा देगा, पैसे बढ़ा देगा, या उसका साइज़ कम कर देगा। अगर पहले 10 रुपये की चॉकलेट में 20 ग्राम चॉकलेट आया करती थी, उसको कम करके वो 18 ग्राम या 16 ग्राम पे ले आएगा, यानी चॉकलेट का साइज़ थोड़ा छोटा कर देगा। तो इसके वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि हर प्रोड्यूसर ऐसा नहीं कर सकता कि वो दाम को आगे भेज दे, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है। तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, एंड दे लूज क्रूशियल मार्केट शेयर दैट टुक ईयर्स इवन डेकेड्स टू बिल्ड, यानी कि जो उनको कहीं दशक लगे मार्केट बनाने में, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर वो महंगी प्राइसेस को आगे अफोर्ड करेंगे या लोगों को देंगे, क्योंकि लोग सस्ती चीज़ों को खरीदेंगे, महंगी चीज़ों को खरीदना पसंद नहीं करेंगे। इफ़ प्राइसेस राइज फास्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लान फ्यूचर प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं किसी चीज़ के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो हम उसके फ्यूचर के बारे में पता लगा ही नहीं सकते कि फ्यूचर में उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि कितना ज़्यादा वो फ्यूचर में रहेगा, यानी उसके प्राइसेस क्या रहेंगे, उसकी डिमांड क्या रहेगी, हम ये कुछ भी नहीं बता पाएंगे। बिकॉज द प्रोड्यूसर रिमेन्स अनश्योर ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, यानी कि जो उत्पाद कर रहा है, निर्माता है उसका, वो हमेशा अनश्योर रहेगा कि भाई क्या सप्लाई रहेगी और क्या डिमांड रहेगी, मार्केट में क्या
डिमांड रहेगी उस प्रोडक्ट की, हम बता ही नहीं सकते। अगर लगातार किसी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, हो सकता है मार्केट उसे अफोर्ड ही करना बंद कर दे। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन को देखें, करंट सिचुएशन जो चल रहे हैं, मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं, अगर हम उनको देखें तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हाई इन्फ्लेशन हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ हाई ग्रोथ। जब भी किसी इकोनॉमी में, किसी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे इन्फ्लेशन का जो दर है, मुद्रास्फीति का जो दर है, वो भी ज़्यादा होता है। उस सिनेरियो में इवन दो टैंपिंग डाउन ऑन हाई इन्फ्लेशन ड्रैग्स डाउन ग्रोथ, सिचुएशन रिमेन्स मैनेजेबल। मान लेते हैं उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ नीति भी लाता है, उसके वजह से थोड़ी सी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कम होती है, तो उसके वजह से इतनी दिक्कत नहीं होती, वो चीज़ें मैनेजेबल होती हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी लगातार ग्रो तो कर ही रही है ना, इसलिए वहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर इन्फ्लेशन ऐसे टाइम पे आए कि इन्फ्लेशन भी हो रहा है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, इकोनॉमिक ग्रोथ एक जैसी सी है या उल्टी कम हो रही है, तब आपके सामने दिक्कत आएगी कि ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, यानी कि जो आर्थिक विकास है वो तो हो नहीं रहा, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। वो सबसे बड़ी समस्या है किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने। तो इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट हैड बीन डिसेलरेटिंग शार्पली ओवर द 3 years लीडिंग अप टू द कोविड-19 पैंडमिक। भारत में जो दिक्कतें आई हैं वो कोविड-19 पैंडमिक के बाद से नहीं आई हैं। कोविड-19 पैंडमिक से पहले जो पिछले 3 साल रहे हैं, 2018, 2019 या 2017 भी इसको इंक्लूड कर लें, तो 2017, 18, 19 ये जो पिछले 3 साल रहे हैं कोरोना के आने से पहले, उन 3 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत तेज़ी से गिरी है, यानी कि बहुत तेज़ी से डाउनफॉल आया है और जो आर्थिक विकास है देश के अंदर वो नहीं हो रहा था। जब उन 3 सालों में दिक्कतें आई हैं उसका खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। इट डिसेलरेटेड फ्रॉम अबाउट 8% इन 2016-17 टू लेस देन 4% इन 2019-20। वही 2017 से 2020 की मैं बात बता रहा हूँ आपको कि 8% से कम होकर 4% पे आ गया है इकोनॉमिक ग्रोथ 2017 से 2020 के मुकाबले या 2019 के मुकाबले। तो अब डाइवर्जेंस क्या है आरबीआई और सरकार के बीच में देखें तो मई 2022 के बाद से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि इन्फ्लेशन कैसे होता है, मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होता है, उसके वजह से वो खर्च तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन पैसा या लिक्विडिटी ज़्यादा होने की वजह से देश के अंदर किसी भी समाज में, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ने लगता है, यानी मुद्रास्फीति दर बढ़ने लगता है। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास तरीके होते हैं कि वो पैसे को मार्केट से हटा के अपने अंदर रख लेते हैं, जिससे कि मार्केट में पैसा कम घूमेगा तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो मई से आरबीआई ने ये कदम उठाने शुरू करे हैं, धीरे धीरे उसने जो रेपो रेट है उनको बढ़ाना शुरू करा है, जिसके वजह से आगे लोन महंगा जाएगा तो लोन कम लेंगे और मार्केट में पैसा कम घूमेगा। तो मई 2022 के बाद से आरबीआई स्टार्टेड रेजिंग द इंटरेस्ट रेट बिकॉज बाय देन इट वाज क्लियर दैट इन्फ्लेशन कुड नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। क्योंकि मई तक ये समझ में आने लगा आरबीआई को भी कि भाई इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, 8% को पार कर जा रहा है, 9% तक पहुंच जा रहा है, और अब इन्फ्लेशन इतना हो गया है क्योंकि आरबीआई का काम था 6%, मैक्सिमम 6% तक कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन 8%, 9% तक जा रहा है। तो आरबीआई को अब ये लगने लगा था कि अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर हमने समय से कुछ स्टेप्स नहीं लिए तो। इट इज़ नोटवर्दी दैट आरबीआई का मेन लीगल मैंडेट बस यही है कि देश के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, यानी आरबीआई सिर्फ और सिर्फ बनाया इसलिए गया है कि देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल रखना है। इट मस्ट बाय लॉ कीप इन्फ्लेशन एट 4%, तो 4% रखना है और लीवे है 2 परसेंटेज पॉइंट्स का किसी भी महीने में हम देख सकते हैं, यानी कि ±2% हो सकता है, लेकिन रखना 4% के आसपास ही है। दीज एक्शंस बाय द आरबीआई एंड मोर रेट हाइक्स आर इन स्टोर विल ड्रैग डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन अगर ऐसे एक्शन आरबीआई लेगा तो उसकी वजह से सिंपल सी बात है, आर्थिक विकास पे दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। करेंटली गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है कि जो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर फैला हुआ है उससे निपटा जाए, लेकिन हाल की स्थिति में उससे निपट पाना बहुत मुश्किल है। वाइल इन परसेंटेज टर्म्स जीडीपी ग्रोथ रेट्स लुक हेल्दी, इन रियल टर्म्स में अगर हम देखें इकोनॉमी इज बेयरली आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इट विटनेस ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो जीडीपी ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि जीडीपी ग्रोथ अच्छे से चल रहा है, लेकिन अगर असलियत में देखें तो इकोनॉमी अभी अगर हम देखें तो बहुत हल्का फुल्का सा ही कॉन्ट्रैक्शन से बाहर निकल के आ पाई है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से। नेक्स्ट इन्वायरमेंट इकोलॉजी से न्यूज़ आ रही है कि इफेक्टिंग द बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। तो 1 जुलाई 2022 से सरकार ने पाबंदी लगाई थी कि हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि पन्नी को, स्ट्रॉ को, कप्स को, यानी कि जो प्लेट्स थी, कप्स थे, जो शादियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था,
जितना भी सामान था कटलरी का, तो वो जितना भी क्रोकरी का जो सामान था वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई होंगी। तो उसी के ऊपर बात की जा रही है कि उसको कितने अच्छे से इफ़ेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसकी बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 12 अगस्त 2021 को इसको नोटिफाई किए गए हैं। इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव, कंट्रीज टेकिंग स्टेप्स टू कर्ब लिटर्ड एंड अनमैनेज प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन। तो जो अनमैनेजेबल है, जिसको मैनेज नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा जो प्लास्टिक वेस्ट का पोल्यूशन है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। 1 जुलाई 2022 से देखें तो इंडिया ने बैन कर दिया था जितना भी मैन्युफैक्चर है, ना तो आप बना सकते, ना किसी बाहर के देश से इंपोर्ट कर सकते, ना ही स्टॉक कर सकते, ना ही बांट सकते, ना ही बेच सकते कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और ना ही उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनकी यूटिलिटी कम हो, यानी उनका यूज़ बहुत कम है और हाई लिटरिंग पोटेंशियल है। यानी कि लिटरिंग पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि वो फैल बहुत सकते हैं, यानी कि एक पन्नी है, आप पन्नी को कहीं कहीं भी डाल सकते हैं, यानी कि लिटर हो सकता है, वो कूड़ा फैल बहुत ज़्यादा सकता है, लेकिन उस चीज़ का यूज़ बहुत कम है, तो इस चीज़ का हमें यूज़ नहीं करना है। यानी कि उन सभी तरह के जो प्लास्टिक्स हैं उनको हमें बैन कर देना है और उनका यूज़ नहीं करना है। इंडिया जो है वो पार्टी है टू द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली। इन ऑल 124 नेशंस आर पार्टी टू द यूएनईए। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली के अगर देखें तो 124 देश जो हैं वो पार्टी हैं। एंड इंडिया हैज़ साइंड अ रेजोल्यूशन टू ड्रॉ अप एन एग्रीमेंट इन द फ्यूचर दैट विल मेक इट लीगली बाइंडिंग फॉर सिग्नेटरीज टू एड्रेस द फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक्स। यानी कि अब इंडिया चाह रहा है कि एक ऐसा एग्रीमेंट आए जो कि लीगली बाइंडिंग हो, और वहाँ पे ये कहा जाए कि प्लास्टिक की जो फुल लाइफ साइकिल है, प्रोडक्शन से लेकर डिस्पोजल तक, उसके लिए सरकार जिम्मेदार हो। वो देश के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर कोई प्लास्टिक की चीज़ बन रही है तो उसका डिस्पोजल कैसे होगा वो तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें जो हैं आपने नदियों में डाल दी और उसके थ्रू वो समुद्र में चली गई अल्टीमेटली, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हार्मफुल क्यों हैं? क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स कई सारे कारण हैं हार्मफुल क्यों हैं। क्योंकि एक तो ये बहुत शॉर्ट समय के लिए बनाई जाती हैं। एक आपने पन्नी ली, आप मार्केट से सब्ज़ी लेके आए, सिर्फ उसका काम कितना था कि आप मार्केट से घर तक सब्ज़ी लेके आए, उसके बाद आपने उस पन्नी को डस्टबिन में डाल दिया। यानी कि जस्ट फॉर हाफ एन आवर उसकी ज़िंदगी थी, कि आधे घंटे में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई उस पन्नी की। वो सब्ज़ी वाले से आपके घर तक आई है और आपके घर के बाद कूड़ेदान में चली गई है। इसके बाद उस पन्नी का कोई यूज़ नहीं होगा, अल्टीमेटली वो कहीं समुद्र में जाके गिर जाएगी। तो पर्पस जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इज़ टू यूज़ देम वंस और फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ देम। प्लास्टिक वेस्ट का ड्रास्टिक इम्पैक्ट है पर्यावरण पे भी और ह्यूमन हेल्थ पे भी। देयर इज़ अ ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंडिंग अप इन द सी दैन रीयूजेबल वंस। और ये बहुत लाइकलीहुड है, यानी ऐसा बहुत हो सकता है कि जितने प्रोडक्ट्स आज हम बना रहे हैं, ज़्यादातर सभी चीज़ें जो हैं वो समुद्र में ख़त्म हो जाती हैं, जाके समुद्र में गिरती हैं, ना कि उसको हम रीयूज़ कर पा रहे हैं। इंडिया हैज़ टेकन रिजोल्यूट स्टेप्स टू मिटिगेट पोल्यूशन कॉज्ड बाय द लिटर्ड सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो अ नंबर ऑफ आइटम्स आर बैंड। अब कई सारे आइटम्स को बैन कर दिया गया है, जैसे कि ईयरबड्स। जैसे अब देखिए यहाँ ये भारत की ही मार्केट है जिसमें प्लास्टिक की स्टिक यूज़ की जाती थी ईयरबड्स में। अमेरिकाज़ ने और यूरोप ने उसको बहुत टाइम पहले बैन कर दिया था, और वहाँ पे कई साल पहले से ही अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे या तो पेपर का आता था या फिर कार्डबोर्ड का आता था। बेसिकली पेपर कह सकते हैं कि पेपर की ईयरबड्स आती थी। यहाँ पे भारत में अभी भी प्लास्टिक यूज़ की जाती थी, अब जाके उसको बैन किया गया है। बैलून स्टिक्स को बैन कर दिया है, प्लास्टिक के फैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम के स्टिक, थर्माकोल है डेकोरेशन के लिए, पेपर प्लेट्स, जो प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, कप्स हैं, ग्लासेस, कटलरी, फोक्स, स्पून, नाइफ, यानी जो शादी में चीज़ें इस्तेमाल होती थी, प्लास्टिक की जितनी चीज़ें हैं लगभग उनको बंद करने की बात की जा रही है, उनको बंद कर दिया गया है। सिगरेट पैकेट्स, प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर जो 100 माइक्रोन से कम के होते हैं, और स्टिरर यानी कॉफ़ी घुमाने के लिए, चाय घुमाने के लिए जो स्टिरर्स होते हैं, अब उनको कहा जा रहा है कि या तो वो लकड़ी के होने चाहिए या वो कांच के होने चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। तो प्रकृति पे, इन्वायरमेंट पे या पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट है अगर हम देखें तो लिटर्ड सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स, उसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा बहुत टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स पे। टेरेस्ट्रियल का मतलब है जो जिस पे ज़मीन पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं, और एक्वेटिक का मतलब हो गया जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं। ऑल कंट्रीज फेस अ मेजर इन्वायरमेंटल चैलेंज ड्यू टू पोल्यूशन कॉज्ड बाय सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स। इंडिया पायलटेड a resolution on single-use plastics pollution at the 4th UNEA in 2019, recognizing the urgent need for the global community to address the issue। तो ये जो रिजोल्यूशन है इसको अडॉप्ट किया गया था यूएनईए में, और इन द रिसेंटली कंक्लूडेड 5th सेशन ऑफ यूएनईए इन मार्च 2022, इंडिया एंगेज्ड कंस्ट्रक्टिवली विद ऑल मेंबर स्टेट्स। तो भारत ने सभी देशों से बात की है जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, टू डेवलप अ कंसेंसस ऑन अ रिजोल्यूशन टू ड्राइव ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो भारत सरकार का कहना है कि
ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें, विश्व के स्तर पर देखें, तो सभी देश सामने आएँ और कोई एक ऐसा रिजोल्यूशन लेके आएँ जिससे कि हम आगे आने वाले समय में प्लास्टिक के बैन को बिल्कुल बंद कर सकें, प्लास्टिक के यूज़ को बिल्कुल बंद कर सकें। हाउएवर इंडिया पहला देश नहीं है जिसने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के यूज़ को बैन किया है। बांग्लादेश पहला कंट्री था जिसने पतली प्लास्टिक बैग्स के यूज़ को बंद कर दिया था 2002 में ही। भारत अभी 20 साल पीछे है, 20 साल बाद भारत को ये समझ आई है। न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया था प्लास्टिक बैग को जुलाई 2019 में। चाइना ने प्लास्टिक पे बैन किया है 2020 में, और 2019 में अगर हम देखें तो 68 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे किसी न किसी तरह का बैन लगा हुआ है प्लास्टिक के ऊपर। अब बात ये आती है कि ये तो ठीक है, प्लास्टिक पे बैन लगा रहे हैं, अब बात ये आती है कि प्रोडक्शन ही नहीं होना चाहिए, यानी कि मार्केट में जो पन्नियाँ हैं अगर वो ही ना आए तो काम चल जाए। अब देखते हैं ये कब तक चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं कि अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो मार्केट में चीज़ें आएंगी भी नहीं। तो व्हाट आर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इन इंडिया, अगर हम देखें तो विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 30, 2021 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो है वो प्रोहिबिट करते हैं कि आप मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगी, इंपोर्ट, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा। 31 दिसंबर 2022 के बाद ये कह दिया गया कि 120 माइक्रोन से कम का जो प्लास्टिक कैरी बैग होगा वो बैन है। इट मैन दैट द बैन डज नॉट कवर ऑल प्लास्टिक बैग्स। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक बैग बनेंगे ही नहीं, प्लास्टिक बैग तो बनेंगे भारत में, लेकिन उनकी थिकनेस देखी जाएगी। जो मोटी थिकनेस का प्लास्टिक बैग होगा आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो सिंगल यूज़ के लिए नहीं होगा। तो हाउएवर इट रिक्वायर्स द मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस प्लास्टिक बैग्स थिकर देन 75, जो पहले 50 माइक्रोन हुआ करते थे, दिसंबर से 120 बढ़ा दिया गया है उसको। नोटिफिकेशन क्लियरली मेंशन दैट द प्लास्टिक या पीवीसी बैनर या होर्डिंग जो है वो 100 माइक्रोन से ऊपर की होनी चाहिए। नॉन वुवन प्लास्टिक बैग्स हैव अ क्लोथ लाइक टेक्सचर बट आर काउंटेड अमंग प्लास्टिक्स। और स्टिल प्लास्टिक या पेट बॉटल्स को इसमें काउंट नहीं किया गया है। पेट बॉटल्स को अभी भी इस स्कोप से, इस बैन के स्कोप से बाहर रखा गया है। इन एडिशन भारतीय सरकार ने क्या करा है, टेकन स्टेप्स टू प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर एक्सेलरेटेड अडॉप्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट अक्रॉस द कंट्री। और ऑल्टरनेट की बात भी की जा रही है, जैसे जूट का हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, हस्क का इस्तेमाल करें, और भी कई सारी चीज़ें हैं, उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट आता है टू इंश्योर द इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ द बैन, नेशनल और स्टेट लेवल कंट्रोल रूम्स को इस्टेब्लिश किया गया है जिससे कि पूरे देश भर में जो राष्ट्रीय स्तर पर और हर राज्य के स्तर पर काम किया जाए कि जो प्लास्टिक है उसके इस्तेमाल पर बैन लगाया जाए। टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बीच में चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन एन एफर्ट टू एम्पावर सिटीजन्स टू हेल्प कर द CPCB, तो जो प्लास्टिक मिनेस को कम करने के लिए जो CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हैज़ लॉन्च्ड अ ग्रीवेंस रिडर्सल एप्लीकेशन। गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकिंग मेजर्स फॉर अवेयरनेस जनरेशन का भी काम कर रहे हैं। यानी हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये सब वो हैं। अगर आप मेंस लिखते हैं अपने आंसर में तो मेंस के आंसर में सब चीज़ें लिख सकते हैं कि हम अवेयरनेस कर सकते हैं, यानी कि जनरेशन कर सकते हैं, अवेयरनेस जनरेशन। उसके बाद हम बॉर्डर्स पे जो चेकिंग पोस्ट है वहाँ पे चेक पोस्ट के थ्रू काम कर सकते हैं, और कुछ एक हम ऐसा मैनेजमेंट बना सकते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जहाँ पे सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे काम होगा। अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को लाके, स्टार्टअप्स को लाके इंडस्ट्री लेवल पे, सेंट्रल, स्टेट, लोकल लेवल पे कि ये सब चीज़ें करी जाएँ, यानी कि रिवोल्यूशनाइज किया जाए एक तरीके से, जिससे लोगों को समझ में आए और लोग इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। तो मैन्युफैक्चरर का क्या रोल है अगर हम देखें तो इन एडिशन में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को जो अमेंडमेंट किया है 2022 में, 16 फरवरी 2022 को, एक चीज़ें लाई गई हैं, उसका नाम है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि अगर मैं प्लास्टिक बना रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री है प्लास्टिक की और मैं उसको बनाता हूँ, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है कि आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको आप इकट्ठा भी करेंगे और वापस से रिसाइकिल करेंगे। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर फॉर द इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट अंटिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ, यानी कि जब तक वो प्रोडक्ट की ज़िंदगी है, जब तक वो प्रोडक्ट की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, तब तक आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं। सिर्फ मेरा काम इतना नहीं रहेगा कि मैंने उसको एक बार बना दिया उसके बाद मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप प्लास्टिक बना रहे हो, यानी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर प्लास्टिक बना रहा है, प्लास्टिक से कोई चीज़ बना रहा है, तो उसका काम है कि उसको बाद में वो यूज़ होने के बाद उसको ले भी, लोगों से वापस भी ले और उसका वापस से रिसाइकिल भी करे और उसका मैनेजमेंट करें। द गाइडलाइंस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग, यानी सर्कुलर इकोनॉमी की बात की जा रही है। मान लेते हैं ये इंडस्ट्री है जहाँ पे प्लास्टिक की कोई पन्नी बनी, ये कंज्यूमर है, C फॉर कंज्यूमर, I फॉर इंडस्ट्री। अब कंज्यूमर ने इंडस्ट्री से, यहाँ पे शॉप मान लेते हैं, ये शॉप है, कोई दुकान है, तो इंडस्ट्री ने शॉप वालों को बेची पन्नी, शॉप से वो कंज्यूमर के पास गई,
कंज्यूमर वापस क्या करेगा, या तो वो शॉप को दे देगा कि उस शॉप में वो शॉप क्या करेगा कि एक इंडस्ट्री अवार्ड निकाल दे, कुछ भी कर सकती है यहाँ पे। कोई भी आप वो इनिशिएटिव ले सकते हैं कि मान लेते हैं पेट बॉटल्स की अगर हम बात करें तो प्रत्येक पेट बॉटल पे आपको 5 रुपये का रिचार्ज मिलेगा, जैसे बीच बीच में चलाते हैं, एक इनिशिएटिव लेते हैं कि तो अगर आप वो बॉटल्स लेके आएंगे और शॉप वाले को दे देंगे, अल्टीमेटली शॉप क्या बन गई, वो एक कलेक्शन सेंटर भी बन गया है। तो अब ये इंडस्ट्री की कंपनी की गाड़ी आएगी और वो यहाँ से शॉप पे जितनी भी एक दिन में बोतलें इकट्ठी हुई हैं उन सबको लेके वापस चली जाएगी। तो इस तरह से इंडस्ट्री के लिए जो इंडस्ट्री जिस दुकान पे सप्लाई कर रही थी उसी दुकान से उसको उसका यानी जो गाड़ी पहले सामान देने आ रही थी वो गाड़ी वापस से भर के चली जाएगी, जो मटेरियल उस दुकान वाले ने इकट्ठा किया होगा रोजाना के बेसिस पे। तो इस तरह से एक सर्कुलर इकोनॉमी आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलर इकोनॉमी बन गई है कि जो चीज़ें इंडस्ट्री से निकल के मार्केट में आई थी वापस से वो चीज़ इंडस्ट्री में पहुंच गई है। तो ये इसी की बात की जा रही है, जो मैन्युफैक्चरर का रोल है या जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही चीज़ है। तो नेक्स्ट आता है चैलेंजेस। अगर हम देखें तो बैन विल सक्सीड अगर सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, यानी सबसे बड़ी बात है कि कंज्यूमर को भी समझना होगा, उपभोक्ता को भी समझना होगा कि हमें जो हम धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं पन्नियों का, हमें वो इस्तेमाल नहीं करना है। हावेवर अगर हम पिछले पास्ट में देखें तो ऑलमोस्ट 25 भारतीय राज्यों ने बैन तो लगाया ही था प्लास्टिक पे। हावेवर ये बैन जो है बहुत लिमिटेड होते हैं क्योंकि ये आइटम जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए इतनी इफेक्टिवली ये बैन नहीं लगता है। अब चैलेंज ये है कि इज़ टू सी हाउ द लोकल लेवल अथॉरिटीज़ विल इन्फोर्स द बैन इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस। तो अब जब गाइडलाइंस आ गई हैं तो अब किस तरह से लोकल अथॉरिटीज़ वहाँ पे एक्शन लेती हैं, बात ये है। बैंड आइटम जैसे कि ईयरबड हैं, प्लास्टिक स्टिक्स के साथ, ये सब चीज़ों की बात की जा रही है कि ये सब चीज़ें जो बैन कर दी गई हैं अभी भी अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कभी ना कभी ये देखने के लिए मिल जाएंगी, जिनके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पे क्यों रिलैक्सेशन दे दिया है कर्नाटका में। तो कर्नाटका में जो आयरन और माइनिंग हो रही थी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रिलैक्सेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि पर्यावरण तो ज़रूरी है ही, लेकिन लोगों की जो आजीविका है वो भी ज़रूरी है, यानी कि हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा पर्यावरण के बीच में और लोगों की ज़िंदगी के बीच में, यानी कि लोगों की आजीविका के बीच में। 26 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जो लिमिट लगा रखी थी आयरन और माइनिंग पे फॉर बल्लारी, चित्रदुर्गा और तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट में, उसको हटा दिया है और कहा है कि इकोलॉजी का कंजर्वेशन और इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन और जो स्पिरिट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, यानी कि आर्थिक विकास, और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट की रक्षा, सुरक्षा, कंजर्वेशन है, वो सब चीज़ें, दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि अगर मुझे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी हो तो मैं एक चीज़ को बंद कर दूं, और अगर मुझे सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ करनी हो तो मैं पर्यावरण के ऊपर ध्यान ही ना दूं। यानी कि दोनों चीज़ों को आपको देख के चलना है, इस चीज़ का बैलेंस बनाने की बात कही जा रही है। तो अर्लियर और मई 20 2022 एपेक्स कोर्ट ने रिलैक्स कर दिया था बैन ऑन सेल आउटसाइड द स्टेट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑलरेडी एक्सकेवेटेड आयरन ओर फ्रॉम माइंस इन दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स। और 10 साल बाद, 10 साल पहले कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन लगाया था और उसके बाद आज इसको खोला है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं लास्ट में, देखते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव जो लास्ट सोवियत प्रेसिडेंट थे वो पास अवे हो गए थे 30 अगस्त 2022 को, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनसे रिलेटेड कुछ सवाल हैं, जरा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आगे आने वाले एग्जाम्स में सभी में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला सवाल कहता है कि मिखाइल गोर्बाचेव के जो अर्ली ईयर्स थे उस समय को ग्रेट पर्ज कहा जा रहा था, विच लास्टेड फ्रॉम अगस्त 1936 टू मार्च 1938। तो इस समय में विच लीडर इज़ दिस पीरियड एसोसिएटेड विद एंड व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी कि सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है कि 1936 से लेकर 1938 में रशियन फेडरेशन के या यूएसएसआर के प्रेसिडेंट कौन रहे थे उस टाइम पे, वो थे जोसेफ स्टालिन। और ऑब्जेक्टिव ये था कि टू सोलिडिफाई हिज पावर इन द कंट्री, यानी कि देश के अंदर वो अपनी ताकत को मजबूत कर सकें, एंड रिमूव रिमेनिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ ट्रॉट्स्की एंड अदर पॉलिटिकल राइवल्स। फिर आता है कि वाई वाज ग्लासनोस्ट डेवलप बाय गोर्बाचेव एज अ पॉलिसी एंड पॉलिटिकल स्लोगन। तो पॉलिटिकल स्लोगन के रूप में और पॉलिसी के रूप में गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट को और पेरेस्ट्रोइका 2 चीज़ें बनाई थी। तो ग्लासनोस्ट क्या था? ग्लासनोस्ट का मतलब ये था कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और एक्टिविटी में, यानी कि पारदर्शिता हो सोवियत यूनियन के अंदर। और माना जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव के बाद ही जो सोवियत यूनियन था वो टूट गया था। वन ऑफ द नॉवेलिस्ट्स रेड बाय गोर्बाचेव इन हिज यूथ वाज अ रशियन राइटर नोन फॉर वर्क्स सच एज द नोज, नेम द राइटर। यानी कि किस राइटर को पढ़ा है गोर्बाचेव ने? निकोलाई गोगोल को पढ़ा है। नेक्स्ट आता है नेम द लिबरल पॉलिटिकल पार्टी, जो फॉर्म की गई थी 2008-2009 के बीच में गोर्बाचेव के द्वारा, और एक बिजनेस ओलिगार्क थे, यानी कि बहुत, ओलिगार्क का मतलब होता है जो बहुत रईस लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, अलेक्जेंडर लेबदेवेव के द्वारा। तो इनके द्वारा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी? वो बनाई गई थी इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया।
नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई दिस फेल्ड कू ऑफ 1991 विच वॉज एन अटेम्प्ट बाय हाइडलाइनर्स टू सोवियत यूनियंस कम्युनिस्ट पार्टी टू फोर्सिबली सीज कंट्रोल ऑफ द कंट्री फ्रॉम गोर्बाचेव। तो 1991 में जिस टाइम पे गोर्बाचेव के द्वारा रशिया को तोड़ा जा रहा था, यानी कि यूएसएसआर को तोड़ा जा रहा था, और उसके टुकड़े हो रहे थे अलग अलग देश, कभी लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब देश अलग अलग होते जा रहे थे। तो उस टाइम पे एक वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स थे, उन्होंने एक बार कू करने की कोशिश की, गोर्बाचेव को तख्ता पलट करने की कोशिश की। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको अगस्त कू कहा जाता है। 1990 में गोर्बाचेव को अवार्ड किया गया था प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर हिज लीडिंग रोल इन द पीस प्रोसेस, नेम द प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज मिला है 1990 में गोर्बाचेव को, क्योंकि इन्होंने वजह से कोल्ड वॉर खत्म हुआ था। आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट, जो कि इनिशिएट किया था गोर्बाचेव ने टू रिस्ट्रक्चर द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम, उसको कहते हैं पेरेस्ट्रोइका। तो 2 चीज़ें बनाई थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।